हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए एक न्यू एडिशन आपका लॉन्च हुआ है, जिस पर हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो आज इसका जो है दूसरा क्लास आपका कंटिन्यू होगा। इस बुक का खास बात यह है कि इसमें आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके और भी चीज़ें आपका सिलेक्ट हुआ है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लगभग आपके 22,000 आपके 500 करीब क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हुआ है। तो लगातार हम लोग इसका ऑथेंटिक मटेरियल्स को कवर करेंगे। इसके अलावा अभी एक और भी आपका लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें कि दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके एनटीपीसी के लिए आपका लॉन्च किया गया है। तो इसको भी हम लोग लगातार कवर करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको अवश्य ज्वाइन करना है। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज हमारा जो क्लास कंटिन्यू होने वाला है, ये आपका दोस्तों आपका संवैधानिक विकास एवं विशेषता से हमारा रिलेटेड सारी चीज़ें आपका कवर होगा। यानी कि आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड आपका जो है फीचर से रिलेटेड हमारे जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आपका कंटिन्यू होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का यानी जो प्रथम निर्वाचित सदस्य था, ये फ्रेंड्स आपके कौन था, ये आपको पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विठल पटेल था, जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन यहां से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद था। तो देखिए हमारा जो मूल संविधान है, इसमें केवल उस समय जो है आपका 395 आर्टिकल्स था। अभी लगभग अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो बुक में आप पढ़ेंगे 395 आर्टिकल तक, लेकिन अगर टोटल आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए तो ये लगभग आपके 400 प्लस हो चुका है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पर बताना है। आंसर करिए आप लोग, राइट आंसर क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये फ्रेंड्स आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ आपको फैक्ट दिया गया है। 19 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका फैक्ट है, याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया था। कब किया गया था, तो 19 अगस्त 1947 को आपका किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी देखिए क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है। और देखिए शाम में जो है 7 बजे आप लोग क्लास के लिए रेडी रहेंगे। साथ में आप डेली आपको जो है शाम में आपको जो है लाइव सेशन आपको कराए जाएंगे, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से आंसर कर पाएं। उससे क्या होगा कि आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि कितना आप जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति के अगर सदस्य की बात करेंगे तो ये देखिए आपका सैयद मोहम्मद जो है साउदुल्लाह था, जो कि आपके भारतीय संविधान यानी मसौदा समिति के आपका सदस्य था। इसके अलावा एन आपका जो है गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी आपका था। डॉक्टर के एस मुंशी भी था, लेकिन देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये आपका ए बी ठक्कर जो है ये मसौदा समिति के सदस्य के रूप में जो है आपका नहीं चुना गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, डेट आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आपका संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर से हमारा पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो लगभग अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लगभग 3 वर्ष जो है विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का लगभग आपका समय लगा था। और देखिए आपका जो है 3 वर्ष लगभग विचार विमर्श करने के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर आपका किया गया था। जबकि फिर बात करें प्रारूप समिति का,
तो प्रारूप समिति का गठन आपको 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो प्रश्न आपके पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका कि अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है, तो आपको जरूर याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो है ये आपका बलदेव सिंह था, और भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी बने थे, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और दूसरी बार जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनाए गए। जबकि भारत की प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिनका कि कार्यकाल काफी ज्यादा कम रहा है, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत का प्रथम कौन सा ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति है, मुस्लिम है जो कि राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो देखिए भारत के संविधान जो है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का जो है गठन किया था। तो मसौदा समिति का गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। ये रेलवे का रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगर आप ग्रुप डी का भी एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम के लिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा जीएस को आपको अच्छे से लगाना है। तो देखिए हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार किसने जो है दिया था। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का पहली बार जो है विचार देने वाले जो व्यक्ति है इनका नाम है आपका एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया था। इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का जो है आपका स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। और मूल संविधान में जो है आपका 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां था। तो कई बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो ये आपका 395 आर्टिकल्स है। जबकि भाग की बात करेंगे तो टोटल आपका 22 भाग है, और अनुसूची की बात करेंगे तो टोटल आपके 8 अनुसूचियां जो है ये हमारे मूल संविधान के अंतर्गत था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये आपका एच.सी. मुखर्जी था, जो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के पहला जो है उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न फिर कहा जा रहा है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए 26 जनवरी जो है इसलिए आपका जो है इसे क्या है कि गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है इस दिन आपका लागू हुआ था, यानी भारत पूर्ण रूप से आपका गणतंत्र हो गया था। तो 1947 का जो पहला आपका जो है पहले का आपका जो दिन आता था 26 जनवरी, इस दिन को किस रूप में जो है मनाया जाता था या किस रूप में इसको जाना जाता था। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस ही कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की जो है संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन आपका रिलेटेड आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा किया गया था, जो कि आपका 1909 में किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका करेक्ट है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ये आपका किया था केशवानंद भारतीवाद ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती। डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब जो है आयोजित किया गया था? भारतीय संविधान की पहली जो है बैठक किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो ये आपके 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक को जो है आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपये व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक जो है चर्चा चली थी, यह बहस के रूप में चली थी। मूल रूप से संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां आपकी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह आपका विनिमय अधिनियम 1773। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपना भारत। जबकि अगर पहले लिखित संविधान की बात करेंगे तो ये अमेरिका के अंतर्गत सबसे पहले लिखित संविधान को लागू किया गया था। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ये अपना भारत का है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ फैक्ट दिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां है। वही अमेरिका की संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है ये कहा गया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट है। भारत में 24 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? देखिए भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है ये आपके भारतीय संविधान को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना बार आपका रिपीट किया गया है, तो आप समझ सकते हैं एनटीपीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है कि नीचे अभिकथन ए और आर आपको दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अब देखिए आपको डेट याद होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये किस डेट को फ्रेंड्स आपका लागू हुआ था? तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आर कहा जा रहा है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। बट दोस्तों गौर करेंगे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और देखिए आर में कहा जा रहा है कि यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक दूसरे से आपका रिलेटेड नहीं होगा, बट ये दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया। ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका ए और आर आपका दोनों सही है, बट आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा भारतीय ध्वज को किस तिथि को जो है अपनाया गया था? तो ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है।
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से दोस्तों याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ा ही सटीक क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। और दूसरी चीज़ है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए वंशानुगत किसी का शासन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी व्यक्ति चुन करके आते हैं और अपने योग्यता के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे राजा महाराजों के समय में होता था, तो उस प्रकार से चीज़ें आपका नहीं है। तो गणतंत्र का मेन सटीक आपका चीज़ें ये भी होता है। लेकिन देखिए राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो गणतंत्र का मतलब आपका ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ से अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया एक अभिकथन ए है और आर आपको कारण दिया गया है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। भारत एक क्या है? तो एक प्रकार का लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक है। अगला प्रश्न है कि भारत का अपना एक संविधान है। जी बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है, लेकिन फ्रेंड्स आर ए की जो है आपका उचित व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दोनों आपका डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को डैश से लिया गया है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है हमारा, ये कहाँ से आपका लिया गया है? तो ये आपका लिया गया आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करेंगे तो ये 36 से लेकर के आपका 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। आपकी भाग की बात करें तो ये भाग 4 के अंतर्गत हमारा नीति निर्देशक तत्व आता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस देश के संविधान से एक्सेप्ट किया गया है? तो ये हमारा फ्रांस के देश से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इसको रिपीट करिएगा। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ भी मिल जाता है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि एनटीपीसी का समय ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ना ही तो आपका ग्रुप डी का मिलेगा। तो प्रॉपर तरीका से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपके फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? भारतीय संविधान का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए का संविधान। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र एनटीपीसी के लिए बेहतर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं 2025 एग्जाम के लिए, तो डेली आपको एक यहाँ पर आपको फुल टेस्ट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपको क्लास नोट्स मिलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट का A to Z मटेरियल्स प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन का भी कंप्लीटली आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो आपका लेक्चर वाली क्लास है विज्ञान प्लस जीके नोट्स आपको A to Z प्रोवाइड किया जा रहा है। बुक की अगर बात करेंगे तो ये आपका टोटली यहाँ पर आपको बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। बुक का देखिए आपको जो मटेरियल्स है, कुछ मटेरियल्स आपको आंसर टिक करके भी दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। और एज ए टेस्ट आप इसको फ्रेंड्स आप लगा भी सकते हैं, जिसके लिए आपको 99 वन टाइम आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है। इसके अंतर्गत आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी आपका दोनों चलाए जा रहे हैं। अगर आप नए छात्र हैं तो फटाफट इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार को अगर आपको विशेष बुक की आवश्यकता हो एक्स्ट्रा में, तो कॉल या एसएमएस करेंगे तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। वन टाइम इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए 99 आपको पेमेंट करके ज्वाइन करना है, जो कि आपका फी निर्धारित किया गया है। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी आपका कंप्लीटली आपका चल रहा है। साथ ही साथ एसके झा का जो बिग बूस्टर का कंप्लीटली आपको टेस्ट है, ये भी सारा कुछ आपको A to Z आपको दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पर मंथली आपका चलता है, जबकि यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद ये अभी से आपका जो है वैलिडिटी आपका एग्जाम तक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष पूछा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव जो है संवैधानिक प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग
जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान आर्टिकल हमारा 20 और आपके 21 को छोड़ करके जितने भी हमारा मौलिक अधिकार है ये सभी कुछ आपका नष्ट हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका नष्ट हो जाता है। और देखिए याद रखना है कि 12 से लेकर के आर्टिकल हमारा 35 तक टोटल मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, जो भाग 3 के अंतर्गत आपके आते हैं। तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का संविधान ये आपका यूएसएसआर से लिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। फंडामेंटल राइट्स की अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है जिसकी वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक उल्लिखित हमारा संयुक्त जो है राज्य अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, जो भाग 3 के अंतर्गत फ्रेंड्स आपके आते हैं, जिसमें कि आपका 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में टोटल 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, जो कि आपके 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। वर्तमान संविधान में टोटल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स हमारा बचा हुआ है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे तो संसदीय शासन पद्धति, विधि के शासन, एकल नागरिकता, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यहाँ पर देखिए ये आपका जो है चीज़ें दिया गया है कि जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन की संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये फ्रेंड्स आपके ब्रिटेन के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका प्योर पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी के एग्जाम का कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से आपका प्रभावित है। इसके अलावा आपको फैक्ट दिया गया है मूल अधिकार उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श, ये सोवियत संघ के आर्टिकल से आपके लिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें हम लोग कि भारतीय शासन में यानी भारतीय संविधान में विविध पूर्ण शासन जो है ये किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कनाडा के संविधान से। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, तो सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व की दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको कवर किया हुआ है, जिसकी चर्चा आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है, और ये हमारा भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये फ्रेंड्स आपका लिया गया है यूके के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य
किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें हम लोग तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये आपका लिया गया है सोवियत संघ से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है, जिसमें मूल कर्तव्यों की टोटल संख्या हमारे पास 11 है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि मूल कर्तव्य की टोटल संख्या कितनी है वर्तमान में, तो ये आपका 11 है। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, भारतीय संविधान में लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। कुछ फैक्ट दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से आर्टिकल 360 तक आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है, जिसका स्रोत जर्मनी का वाइमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा, संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना था। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना राज्य के रूप में गठन किया गया था और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। यह राज्य भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में किया गया। आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन तथा 1972 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो भारत के किसी भी राज्य को तोड़ने का काम, जोड़ने का काम या सीमा में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है। भारत राज्यों का संघ है और ये हमारा पहला ही आर्टिकल्स में आपका लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ फैक्ट दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में लिखा है कि जो है अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद को भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्वर्धन हुआ शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति का जो है प्रदान की गई है। आर्टिकल 3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 2 का मतलब आपका क्लियर हो गया है कि यानी संसद अगर चाहे तो सहमति के आधार पर या साधारण बहुमत के तहत अपने सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम वगैरह में चेंजिंग कर सकता है। आर्टिकल 3 की अगर बात करेंगे तो इसके तहत नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र व सीमाओं में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा जो है आपका कर सकता है। जबकि आर्टिकल अगर हम लोग यहाँ पर 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में कहा गया है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषिगिक और जो है परमाण्विक विषयों का उपबंध करने के लिए जो है अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसी अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती है। तो कोई खास नहीं है, आप इसको एक बार रिपीट कर लेना। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम की अगर दोस्तों बात करें तो सिक्किम जो है भारत का एक राज्य के रूप में 1975 में आपका बना था। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 के द्वारा सिक्किम को यह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। जबकि 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था।
तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1967 में आपका किया गया था, यानी कि 16 जून 1967 को जो है ये आपका किया गया था, और ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो देखिए किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, तो 1967 में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ आपका फैक्ट है, जैसे कि 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल बनवाया गया था, और यह संपूर्ण देश में करवाया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। जबकि गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, और 1961 में गोवा को जो है भारत सरकार के द्वारा मिला लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? पूछा जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है आपका शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 7वीं अनुसूची। बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून प्रणाली आपका संबंधित है, जो कि आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग 7वीं अनुसूची का, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 8वीं अनुसूची भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन का प्रावधान यह आपके 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका पॉइंट आपको याद रखना है, 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को 1992 में 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 ईस्वी में जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली और डगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपका शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपकी आती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूची, जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है आर्टिकल आपका 341 के अंतर्गत। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और इससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 341 करता है। कुछ आपको फैक्ट दिया गया। आर्टिकल 341 यह राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 241 के अंतर्गत आपका संघ राज्यों क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रावधान को लेकर के आपका आर्टिकल 241 के अंतर्गत आपका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक ही क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो आपका मटेरियल्स बचा हुआ है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ आप लोग शाम में 7 बजे जुड़ने का प्रयास करें, जिससे कि आप और भी बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।